ये है रणवीर इलाहाबादिया, इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर जिसको स्वयं पीएम मोदी से नेशनल क्रिएटर अवार्ड में डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। ये वो क्रिएटर है जो अभी रिसेंटली तक ही भारत के प्रधानमंत्री के साथ पॉडकास्ट करने को केवल अपने मूड का विषय बता सकता था। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह। आज वो क्रिएटर अपने करियर के सबसे बड़े डाउनफॉल में है। बड़े सेलिब्रिटीज जो उसके साथ स्वयं पॉडकास्ट करना चाहते थे, अब वो अपनी पॉडकास्ट उसके साथ कैंसिल कर रहे हैं। We cancel that. पूरा इंटरनेट उसे नीच और घिनौना व्यक्ति बता रहा है, और क्यों ना बताए। उसने बच्चे, बड़े, बूढ़े और फैमिलीज के मिश्रण के साथ अपनी ऑडियंस को बिल्ड किया था, और आज वो रणवीर इलाहाबादिया उसी फैमिली फ्रेंडली ऑडियंस के सामने अपने ही फैमिली मेंबर्स, विशेषकर अपने ही माँ बाप के साथ सेक्स करने के सिनेरियोस को फैंटेसाइज कर रहा है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. शुरू से शुरू करते हैं। समय रैना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसको रिसेंटली बहुत ज्यादा फेम मिल रहा है अपने शो इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए। इस शो का फॉर्मेट अमेरिका के अनेकों शोज से कॉपीड है, वो शोज जो वहाँ पे कुछ यूनिक नहीं है। पर भारत में क्योंकि ये फॉर्मेट पहली बार देखा जा रहा है, इसलिए ऑडियंस के एक सेक्शन द्वारा इसे बिल्कुल रेवोल्यूशनरी बताया जा रहा है। समय रैना का यह शो जैसे जैसे इंडिया में फेमस होने लगता है, वैसे वैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस शो पे आते हैं गेस्ट के रूप में। ये केवल इस शो के लिए ही नहीं बल्कि उन गेस्ट के लिए भी अवसर होता है एक ट्रेंडिंग शो का हिस्सा बनने का। और यहीं पे 9 फरवरी को इस शो का एक एपिसोड रिलीज होता है, जिस एपिसोड में मेन गेस्ट जो इनवाइटेड है वो है यूट्यूबर आशीष चंचलानी, पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मुखीजा। रणवीर पे आने से पहले इस शो की दूसरी गेस्ट के बारे में भी कुछ रोचक चीजें मैं तुम्हें बता दूं। इससे तुम्हें समझ में आएगा कि ये गेस्ट इस शो के भीतर कैसे फिट होते हैं बड़े इजीली, क्योंकि वो एक ही क्लिक का हिस्सा है। जैसे कि यहाँ पे गेस्ट अपूर्वा मुखीजा है जो कि स्टीरियोटिपिकल सेंस में बिल्कुल क्रिंज है। ये लड़की इंटरनेट पे अपने आप को कूल दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपने माता पिता को विलन के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकती है। भला इस इन्फ्लुएंसर के अनुसार इसके माता पिता विलन भी क्यों है? क्योंकि इसके माता पिता प्रोटेक्टिव थे इसके लिए जब वो अंडर एज थी, जब वो 17 साल की थी। उन माता पिता ने अपनी 17 साल की अंडर एज बच्ची को सेक्स नहीं करने दिया, दूर कहीं ट्रिप पे जाके। अपेरेंटली ये चीज उन माता पिता को विलन बना देती है। मुझे मेरे बंदे के साथ इस ट्रिप पे जाना था और मेरा बंदा मुझे फुल्ली कन्विंस कर रहा है कि अपूर्वा सोच, तू और मैं 17 साल के बच्चे एक फॉरेन लैंड में, कितना मजा आएगा। इस गेस्ट के बारे में कुछ चीजें बता के मैं तुम्हारे सामने केवल एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि इनके संसार में क्या चीजें कूल मानी जाती है, क्या चीजें अनकूल मानी जाती है। तो अपने माता पिता को गंदा बोलना, उनके बारे में गंदे विचार रखना, वो सारा सब कुछ कूल माना जाता है। उसके सिवाय फोर्स्ड गालियां भी कूल मानी जाती हैं, यानी कि बोलते बोलते हर सेंटेंस के बीच में एक गाली को डाल देना, वो भी फोर्सफुली। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद गालियां दो, लाखों चूत देखेंगे। इसी एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया अपने माँ बाप के बारे में ये गंदी चीजें कहता है जिनके कारण उसे आज के दिन इतना हेट मिल रहा है। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? इस क्लिप के इंटरनेट पे वायरल होते ही रणवीर इलाहाबादिया से लोगों को घिन आने लगती है कि कोई ऐसी गंदी चीजें सोच भी कैसे सकता है अपने माँ बाप के बारे में। उसे पकड़ के ना कहाँ का डंडे से मारते हुए। deserves to go to jail, रणवीर इलाहाबादिया पर पुलिस का शिकंजा। सब काम बंद हो गया बहन। और ये क्लिप उसे प्रोफेशनली भी हर्ट इसलिए करने लगती है क्योंकि बड़े सेलिब्रिटीज जिनके साथ वो फ्यूचर में पॉडकास्ट करने वाला था, उन सेलेब्स ने रणवीर के साथ अपनी फ्यूचर पॉडकास्ट कैंसिल कर दी हैं। इन्हीं में से एक फेमस सेलिब्रिटीज, फेमस सिंगर बी प्राक है, जिन्होंने रणवीर इलाहाबादिया के इन नीच विचारों के बारे में ये कमेंट किए हैं। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। मैंने तुम्हें पहले से ही बताया है कि इस शो के कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ रूल्स हैं कि क्या चीजें कूल हैं, तो कूल बनने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। रणवीर इलाहाबादिया उसी गंदे ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, वो कूल बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये चीज जो उसने कही है, जो गंदे विचार उसने माँ बाप के बारे में प्रस्तुत किए हैं, ये विचार भी उसने पश्चिमी देशों के अंग्रेजों से कॉपी किए हैं। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? तुम्हें उनके माइंडसेट से चीजें देखनी होंगी कि वो संसार को कैसे देखते हैं, वो क्या समझते हैं। उनके अनुसार अंग्रेज होना ही कूल होना है, और ये वाला कूल बनने के लिए तो रणवीर इलाहाबादिया किसी भी हद तक जा सकता है। अपने देश, अपने कल्चर को एक और नीचा दिखा सकता है, दूसरी ओर गोरे आदमी के कल्चर को एम्ब्रेस करते हुए, उसे ये दिखाते हुए कि देखो मालिक, मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं भी आपके जैसा गोरा हूँ, आपके जैसा अंग्रेज हूँ। ये चीज को प्रूव करने के लिए वो हर चीज कॉपी करेगा जो गोरा आदमी करता है। वो बीफ खाने को, यानी कि गाय का मांस खाने को एक प्राइड का विषय बताएगा।
आएगा, क्योंकि उसे अपनी देश की संस्कृति को, हिंदुओं को चिढ़ाना है कि देखो हिंदुओं गाय का मांस खा रहा हूँ, क्या कर लोगे मेरा। और वहीं जैसा कि मैंने तुम्हें बताया उसके लिए गोरा होना ही कूल होना है, तो गोरे लोगों के कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को वो फॉलो करेगा, यानी कि वो क्रिश्चियन बन जाएगा। तो वो वहां पे कूल बनने के लिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है और बाइबल के टैटूज भी अपने शरीर पे लगाता है। और ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी के उस रूल को फॉलो करते हुए जहाँ पे उन्हें इनफिडेल्स को गाली देनी है, यानी कि काफिरों को गाली देनी है, तो वो हिंदुओं का अपमान भी करता है इनडायरेक्टली, कि हिंदुओं के बीच बीफ खाने को एक प्राइड का विषय बताना। ये सारी चीजें एक कॉमन पैटर्न को दिखाती है जहाँ पे वो अपने लिए एक रूल को फॉलो कर रहा है कि क्या चीजें उसके लिए कूल है, क्या अनकूल है, और वो कूल बनने के लिए कितना नीच बन सकता है, कितना घिनौना बन सकता है। तुमने ये चीज सुनी होगी कि लोग कैसे एक सोशल बबल में रहने लगते हैं, उन्हें बाहर का कुछ दिखाई ही नहीं देता, उनके अनुसार यही सोशल बबल उनका पूरा संसार होता है। तो क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया इसी नीच सोशल बबल का हिस्सा है, तो वो सोचता है पूरा संसार भी मेरे जैसा ही सोचता होगा, इन्हीं गंदी चीजों को जिनको मैं कूल सोचता हूँ, उन्हीं चीजों को पूरा संसार भी कूल सोचता होगा, पूरा देश समाज भी कूल सोचता होगा। पर जब रणवीर ने अपने नीच विचार एक्सप्रेस किए और फिर समाज का बैकलैश देखा उसकी ओर आता हुआ, तब उसे समझ में आया कि उसकी नीचता समाज में उस प्रकार एक्सेप्ट नहीं हुई है जिस प्रकार उसकी पर्सनल लाइफ में वो चीज एक्सेप्ट हो चुकी है। वो ये भी समझता है कि इस गंदगी को वो ओपनली अब डिफेंड नहीं कर सकता, उसकी ये गंदी मानसिकता पब्लिक लाइफ में एक्सपोज हो चुकी है, इसके लिए उसे पर्सनल लॉसेस भी झेलने पड़ रहे हैं, इसलिए अब वो शरीफ बनने का ढोंग कर रहा है। रणवीर अच्छे से समझता है कि अपने गंदे नीच विचारों को यदि वो जस्टिफाई करने का प्रयास करेगा तो ये पब्लिक और भी ज्यादा उसकी ओर हेट देगी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. इन काल्पनिक अटैक्स को वो अपनी अपॉलॉजी में जोड़ देता है ताकि एक साथ वो विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सके, खुद को एक विक्टिम के रूप में दिखा भी सके, सिंपैथी भी थोड़ी गेन कर सके। तो ये अपॉलॉजी वाली मूव, विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये सब कुछ स्ट्रेटेजिक है, स्मार्ट है। और यहीं पे रणवीर इलाहाबादिया की पीआर उसके सुपर फैंस एक्टिवेट हो चुके हैं उसकी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए। इन्हीं लोगों के द्वारा कपिल शर्मा और बाकी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की वो क्लिप्स चलाई जा रही हैं जिन क्लिप्स में वो सेलिब्रिटीज यही गंदगी बोल रहे हैं जो गंदगी रणवीर इलाहाबादिया ने अटेम्प्ट की थी। तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं, क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। मतलब माँ सबसे पहले तो बॉलीवुड सेलेब्स की वो सारी क्लिप्स उतनी ही गंदी है, क्रिंज है, ऑकवर्ड है, अनकंफर्टेबल है और नीच है। दूसरा, कपिल शर्मा लंबे टाइम से डबल मीनिंग जोक्स बोलता आया है और वो ऑडियंस ने अच्छे से लिए हैं, लेकिन ये जोक देख के तुम्हें दिख रहा है सामने कपिल शर्मा की ऑडियंस बैठी है, फेक लाफिंग इफेक्ट भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ऑडियंस अनकंफर्टेबल है, ऑकवर्ड है, वो इस गंदगी को अच्छे से नहीं ले रही। मैं तुम्हें बताता हूँ रणवीर के फैंस के द्वारा इस प्रकार की क्लिप्स इंटरनेट पे क्यों चलाई जा रही है। सबसे पहले तो तुम्हारी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि तुम्हारे पास एक टारगेट ना हो, तुम्हारे पास मल्टीपल टारगेट्स हो और तुम्हारा हेट भी बढ़ जाए उन्हीं के बीच में, और रणवीर इलाहाबादिया की ओर आती हुई हेट डाइल्यूट हो जाए और समय के साथ समाप्त हो जाए। दूसरा, ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि इस गंदगी को नॉर्मलाइज किया जा सके। टीनेजर्स को मैनिपुलेट करना सबसे इजी होता है, उनके ब्रेन्स तक डेवलप नहीं होते हैं उस एज में। अपनी उसी यूथफुल ऑडियंस के दिमाग में रणवीर जैसे लोग एक आइडिया प्लांट कर देना चाहते हैं कि देखो मेरी जब भी कोई तुम गंदी ऑकवर्ड क्लिप देखो जिसे देखने के बाद भी तुम्हें घिन आए, तुम मुझे एक घिनौना व्यक्ति समझो, तब भी तुम उसे फोर्सफुली एंजॉय करने का दिखावा करना, क्योंकि उससे तुम कूल दिखोगे, तुम ट्रेंडी दिखोगे, तुम डैंक दिखोगे, तुम्हारे सामने बाकी सब लोग नॉर्मी दिखेंगे। और विश्वास करो रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोगों के लिए ये चीज काम भी करती है। पब्लिक का एक सेक्शन या बियर बाइसेप्स का एक फैन ग्रुप कहो या फिर उसकी पीआर टीम कहो, ये लोग रणवीर इलाहाबादिया के नीच विचारों को डिफेंड करना चाहते हैं, ये कह के कि ये तो बस डार्क कॉमेडी की थी रणवीर इलाहाबादिया ने। रणवीर इलाहाबादिया तो डैंक है, तुम कैसे समझोगे, तुम तो नॉर्मी हो। Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का रेप हुआ था, करके उस लड़की को मार दिया गया था। वो केस इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था और उसी समय तुम्हें कुछ अकाउंट्स दिख रहे थे जहां पे लोग उस विक्टिम का मजाक उड़ा रहे थे और साथ ही साथ अपनी खुद की फैंटेसी शेयर कर रहे थे। और जब ये नीच लोग अपनी फैंटेसी शेयर करते पकड़ गए तो उन्होंने भी यही बहाना बनाया कि हम तो डैंक लोग हैं, हम तो बस डार्क कॉमेडी कर रहे थे। नीच लोगों के लिए लगभग एक ट्रेंड बन गया है। सबसे पहले तो वो अपनी गंदी घिनौनी मानसिकता लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो अपना एक क्लिक ढूंढते हैं, अपना एक सर्कल ढूंढते हैं जिस सर्कल में उनकी गंदी मानसिकता एक्सेप्ट हो जाए, जो सर्कल उन्हें कूल समझने लगे। और जब उनकी मानसिकता कुछ ज्यादा ही घिनौनी हो, ज्यादा ही नीच हो, उन्हें कोई सर्कल ना मिले, तो उस समय उनकी ओर बहुत ज्यादा हेट आता है और वहां पे वो सोचते हैं क्या करें। और पहला विचार उनके मन में यही आता है कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, बहाना बना देते हैं कि ये तो डार्क कॉमेडी थी। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? मेरा नहीं, दीपक कलाल। उसके लिए तो ज्यादा लेने पड़ेंगे थोड़े। First Ranveer's price, then Deepak Kalal. 0, not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck.
ऐसी चीजें जो अनफनी हो, ऑकवर्ड हो, अनकंफर्टेबल हो, उसके सिवाय जिन्हें सुनने मात्र से घिन आती हो, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जब एक साथ काम कर रहा हो तो उस चीज को तुम कॉमेडी नहीं कह सकते। डार्क कॉमेडी तो बहुत दूर की बात है। अधिकतम डार्क कॉमेडी करने वाले सक्सेसफुल कॉमेडियंस नीच नहीं है। उन्हें कोई इस प्रकार नीच या घिनौना भी नहीं मानता है, चाहे वो कितने भी ऑफेंसिव जोक दे ले, कितने भी डार्क कॉमेडी कर ले। तो किसी व्यक्ति का नीच होना ना होना वो अंतर ऑडियंस को स्पष्ट दिखता है। तो इनको आर्टिस्ट और कॉमेडियन कहना बंद करें आप प्लीज। हाँ, ये इस लायक नहीं है कि किसी कला से इनको जोड़ा जाए, ठीक है? ये कलंकार है। तो रणवीर इलाहाबादिया एक नीच है जिसके नीच और घिनौने विचार उसके माइंडसेट में दिखते हैं। केवल इस एक इंसिडेंट की बात नहीं है। तुम सारे पैटर्न्स को देखो जिनके बारे में मैंने पहले इस वीडियो में बात की है, तो तुम्हें स्पष्ट दिखता है कि एक नीच व्यक्ति है जिसकी नीचता पकड़ी गई है और वो बस एक एक्सक्यूज यूज करना चाहता है कि ये तो डार्क कॉमेडी थी। एडिशनली मैं कुछ और चीजें भी कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, हम अपनी कायरता और डबल स्टैंडर्ड दिखाने वाले लोगों का एक समूह है। हमारी सोसाइटी, हमारे पॉलिटिशियन सब इन डबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हैं। हम एक छपरी इन्फ्लुएंसर को ऐसी इंसेस्टियस गंदगी बोलने के लिए तो विलिफाई कर देते हैं, जो कि करना बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। पर दूसरी ओर कोई और व्यक्ति हो जो कि वही इंसेस्टियस गंदगी केवल कह ना रहा हो बल्कि कर भी रहा हो, हम उस व्यक्ति को हीरो भी बताते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। यहाँ तक कि हम उसे अपने खुद का ही नहीं बल्कि पूरे नेशन का बाप बना लेते हैं। और तुमने यहाँ पे सही गैस किया है, मैं यहाँ पे फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूँ, जिन्हें लोग पॉपुलरली महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। जरा मुझे बताओ कि अपनी ही ग्रैंड नीस के साथ नंगा सोने वाला, उसी के साथ इंसेस्टियस रिलेशनशिप रखने वाला वो व्यक्ति एक महात्मा कैसे हो सकता है? ऐसी यंग लड़कियों को अपने सो कॉल्ड सेक्स एक्सपेरिमेंट के साथ ट्रोमेटाइज करने वाला व्यक्ति हमारा सबसे बड़ा नेशनल हीरो कैसे हो सकता है? और कौन जाने, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। यदि रणवीर अपनी कथनी को करनी में परिवर्तित कर ले तो हो सकता है वो भी महात्मा रणवीर बन जाए। रैना has finally broken silence. डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बहुत खुले तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है। जो गंदी मानसिकता रणवीर इलाहाबादिया ने एक्सप्रेस की है, लोग उसे फ्री स्पीच का पार्ट बता रहे हैं और मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन जितना रणवीर को एक गंदे विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है, उतना ही पब्लिक को उसे इन गंदे विचारों के लिए अपोज करने का, उसे कॉल आउट करने का अधिकार है। इस पूरी कंट्रोवर्सी में पुलिस या फिर पॉलिटिशियंस का एक्शन बिल्कुल गलत है। रणवीर इलाहाबाद के खिलाफ महाराष्ट्र में FIR दर्ज कर ली गई है। ऐसे व्यक्ति विशेष को बुलाकर उसके मुंह को कालिम लगाने की आवश्यकता है। Big breaking up is coming in right now. Police have reached रणवीर इलाहाबादिया's residence. फ्री स्पीच बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए। फ्री स्पीच को तुम किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते, विशेषकर पॉलिटिशियन के हाथ में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए फ्री स्पीच सदा सब्जेक्टिव रहेगी। पॉलिटिशियन अपने इंटरेस्ट को देखेगा, जब उसे इंटरेस्ट में लगेगा कि हाँ कोई गंदी चीज को उसे अपोज करना है तो वो गंदी चीज को भी अपोज कर देगा, वो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। पर उसी पॉलिटिशियन के लिए, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, फ्री स्पीच सब्जेक्टिव है, तो कोई और अच्छे व्यक्ति भी यदि कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, अच्छे रीजन से पॉलिटिशियंस के करप्शन को या उनकी गंदे चीजों को अपोज कर रहे होंगे, तो ध्यान रहे सब्जेक्टिवली वो चीज भी उस पॉलिटिशियन को ऑफेंड करती है, तो वो उन अच्छे लोगों पे भी पुलिस एक्शन ले सकता है। इसलिए रणवीर इलाहाबादिया को एक्सपोज करने का काम समाज का है, उसे ठिकाने पे लगाने का काम समाज का है। समाज उसे आइसोलेट करे, समाज उसे लज्जित कर डाले, वो सब कुछ ओके है, एक्सेप्टेबल है, फ्री स्पीच में है। बल्कि रणवीर इलाहाबादिया के साथ ये सब कुछ हो, ये चीज वो डिजर्व करता है। और एक और चीज, जो पॉलिटिशियन रणवीर के ऊपर पुलिस एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, वो रणवीर के ही फेवर में काम कर रहा है इस समय। क्योंकि जब ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो ये पूरा विषय रणवीर इलाहाबादिया की नीचता के बारे में था, उस नीचता को एक्सपोज करने के बारे में था। पर अब ये पूरा नैरेटिव बदल चुका है, जिस नैरेटिव को बदलने में इन लोगों की PR एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने इस पूरे विषय को अपनी घिनौनी मानसिकता से डाइवर्ट कर दिया है और अब नया विषय ये है कि तुम्हें फ्री स्पीच के लिए फाइट करना है और तुम्हें कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सिंपैथी दिखानी है। भाई तुम्हें फाइट करना है इन गंदे पॉलिटिशियन से जो तुम्हारी फ्री स्पीच को हार्म करना चाहते हैं। हालांकि इनकी PR के द्वारा जो ये सब कुछ किया जा रहा है, ये सब कुछ मुझे बड़ा आयरॉनिक लगता है, क्योंकि मुझे याद है एक और क्रिएटर एल्विश यादव जो जेल में जा रहा था, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा था फेक केसेस में। उस समय रैना जैसे क्रिएटर उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा के। पर मैं समझता हूँ फ्री स्पीच सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पहले दूसरे लोगों के जेल जाने पे सेलिब्रेट किया हो। एंड में मैं तुम्हें बस एक कंक्लूजन के साथ छोड़ के जाता हूं, जो कि ये है कि बैड पब्लिसिटी जैसा कुछ भी नहीं होता। ये पूरी कंट्रोवर्सी इस समय रणवीर इलाहाबादिया की पब्लिसिटी करवा रही है। जिस प्रकार रणवीर की PR इस पूरी कंट्रोवर्सी को मैनेज कर रही है और रणवीर की कंट्रोवर्सी दूसरी कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़ी है, उनके शो के साथ जुड़ी हुई है, समय रैना, आशीष चंचलानी, पूर्वा के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे मल्टीपल लोगों की PRs हैं जो एक साथ काम कर रही है। और सोच के देखो, इनके पास करोड़ों लोगों का फैन बेस है। तो इस कंट्रोवर्सी के एंड में मैं श्योर हूँ कि ये सारे क्रिएटर्स और ज्यादा शक्तिशाली होकर और ज्यादा बड़े होकर और ज्यादा बड़े फैन बेस के
साथ बाहर निकलेंगे। Nothing that comes out of my mouth is not for views or subscribers. और जो मैंने तुम्हें बताया पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की पॉडकास्ट को इस समय सेलिब्रिटीज अवॉइड कर रहे हैं 6 महीने बाद देखना। वो सारे सेलिब्रिटीज फिर से रणवीर इलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट कर रहे होंगे। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, कई सारी पॉडकास्ट के लिए कंटेंट क्रिएटर्स गेस्ट को पे करते हैं, तो कंट्रोवर्सी के समय पे भी इनके पास इतना पैसा होता है जो वो उन गेस्ट को दे सके बुलाने के लिए उन्हें अपनी पॉडकास्ट पे। और बड़ा वेरियस फील्ड्स के लोग जो ज्यादा पैसे नहीं कमाते लेकिन उनके पास एक्सपर्टीज होती है, अच्छे ओपिनियंस होते हैं, वो अपने एक घंटे के इंटरव्यू के लिए लाखों रुपए लेना क्यों नहीं चाहेंगे। तो रणवीर का करियर यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं है। वो एक नीच और गंदा और घिनौना व्यक्ति चाहे बेशक हो, लेकिन साथ ही साथ एक मार्केटिंग जीनियस भी है, एक करोड़पति भी है जिसके पास पैसा है पीआर पे फेंकने का। मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि रणवीर जिस इकोसिस्टम से आता है, जो पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली, रिलीजियसली जो पीछे से लोग उन्हें बैक करते हैं, वो वामपंथी आइडियोलॉजी के लोग रणवीर को कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे। वो उनके लिए काम आता है, तो सदा उसे उसी आइडियोलॉजी के लोग मिलते रहेंगे, सपोर्ट करते हुए, प्रमोट करते हुए, उसकी पीआर को मेंटेन करते हुए। उसी आइडियोलॉजी के लोग उसकी पॉडकास्ट पे भी आते रहेंगे, उसका बिजनेस चलता रहेगा। अच्छा, इस सब में फेलियर केवल उस पब्लिक का होगा जो पब्लिक ऐसे नीच लोगों को एक्सपोज करना चाहती थी, क्योंकि ये पब्लिक हारने वाली है, बल्कि वर्षों से हार रही है ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज के आगे, उनकी पीआर के आगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को और अधिक सपोर्ट करना चाहते हो फाइनेंशियली तो इस चैनल की मेंबरशिप लो। अलग अलग प्लान्स तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनमें से कोई भी प्लान तुम ले सकते हो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।